हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ITI फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बैक पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ये पेपर 25 मार्च 2021 को हुआ था, जिसमें आप देख लीजिए ट्रेड थ्योरी के आपके 40 क्वेश्चन थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 20 क्वेश्चन थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपके 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो टोटल आपका ये 80 क्वेश्चन का पेपर था। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय, दूसरा है संरक्षित, तीसरा है असंरक्षित और चौथा दिया गया है पैदल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, ये जो सिंबल आपका दिया गया है ये पैदल क्रॉसिंग का है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, आपके NBS एग्जाम में भी पूछा गया था, DMRC में भी पूछा जा चुका है और ITI एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। BIS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, BIS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन दिया गया है आपका बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी में दर्द से, दूसरा ऑप्शन मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन पेट में अधिक सूजन, चौथा ऑप्शन दिया गया है होठों के चारों ओर नीला रंग। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या है, होठों के चारों ओर नीला रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12x125 में 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है थ्रेड का व्यास, थ्रेड का पिच, थ्रेड की गहराई या फिर थ्रेड की लंबाई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, थ्रेड का पिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर B सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है कि इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है जूट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फुल फॉर्म थ्रेड, तीसरा दिया गया है तिरछी मेल थ्रेड, चौथा दिया गया है समांतर फीमेल थ्रेड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है, तो थोड़ा सा मेल फीमेल थ्रेड के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो थ्रेड बन के आता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये मेल है। ठीक है, और आपका कुछ इस प्रकार का जो थ्रेड बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फीमेल थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको मेल थ्रेड बोलेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को फीमेल थ्रेड। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोर्टिस छेनी का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोर्टिस छेनी का यूज़ क्या होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, चौथा ऑप्शन है आपका लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है मोर्टिस छेनी का क्या यूज है कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके DRDO वगैरह के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आपके ITI एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे केबल दिया गया है अगला क्वेश्चन, और इसमें X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, बेल्टेड भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पटसन, फाइलिंग, आर्मरिंग, लेड शीथ या फिर कागज कुचालक। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, लेड शीथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम SWG का फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या होता है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि SWG का तार मापने की परास क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 0 से 44 mm, 0 से 42 mm, 0 से 32 या फिर 0 से 36। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो क्या होगा,
0 से 36 mm। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो सोल्डरिंग विधि ये दी गई है, इसका नाम पूछा गया कि कौन सी सोल्डरिंग विधि है। ऑप्शन देख लीजिए, डिप सोल्डरिंग, अगला ऑप्शन है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, अगला ऑप्शन है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, अगला ऑप्शन है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ठीक है, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, क्योंकि ये जो सोल्डर है आपका, यहाँ से आप इसका तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक या अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। ऑप्शन देख लीजिए, 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर या फिर 18 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 13 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 8 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 29 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए, जो आपका तांबे का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 29। ठीक है, तो पहली कक्षा में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तीसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8 आएंगे। चौथी कक्षा में कितने आएंगे, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, और चौथी कक्षा जो आपकी होगी उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ लीजिए 18 8 26 हो गया, 26 2 28 और 1 ये 29। तो ये है आपका विन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, वोल्टेज, प्रतिरोध एवं धारा, क्षमता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, क्योंकि ओम का नियम आपने देखा होगा, B = IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे B से आपका वोल्टेज होता है, I आपका करंट होता है और R आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान नियतांक, तापमान गुणांक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तापमान गुणांक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको P दिया गया है, P = 100 वाट दिया गया है, B = 250 वोल्ट दिया गया है और R का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, R = क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो आप फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, P = BI लगाएंगे। ठीक है, तो P = BI लगाएंगे, तो P की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, तो आपका कितना दिया गया है, P = 100 दिया गया है, B कितना दिया गया है, आपका वोल्टेज 250 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.4 एम्पियर आएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिएगा, 0.4 एम्पियर आएगी। तो यहाँ पे आपकी I की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब जो दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, B = IR, ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B की वैल्यू हमें पता ही है, B की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, 250। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 250 रखेंगे। 250 के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे I आपका कितना है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है 0.4 एम्पियर, तो यहाँ पे 0.4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रख लीजिएगा 0.4, और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 250/0.4 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए 250/0.4 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 625 ओम आएगी। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 625 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 625 ओम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संधारित्र की इकाई क्या है। यहाँ पे कैपेसिटर की इकाई पूछा गया है, क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, मोह दिया गया है, हेनरी दिया गया है, फैरेड दिया गया है और कूलम दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फैरेड होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है
और पूछा गया ये चुंबक की कौन सी विशेषता है जो यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है दिशीय विशेषता जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा इनडायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तीसरा दिया गया है सैचुरेशन प्रॉपर्टी या फिर पोल्स एग्जेक्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो क्या है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिशीय विशेषता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन द एसी पैरेलल सर्किट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है रिएक्टेंस, एडमिटेंस, ठीक है, कंडक्टेंस या फिर ससेप्टेंस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है ससेप्टेंस है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे वेक्टर परिणाम दिया गया, वेक्टर स्केलर या स्केलर क्वांटिटी दिया गया है। अगला वेक्टर क्वांटिटी दिया गया है। अगला फेजर क्वांटिटी दिया गया है। अगला एल्जेब्रिक क्वांटिटी दिया गया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको बोलते हैं फेजर क्वांटिटी। ठीक है, या फिर फेजर परिणाम। अगला क्वेश्चन, एकल फेज या सिंगल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वारीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेंसोडाइल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एक दिया गया है, 1.11 दिया गया है, 2.22 दिया गया है एंड ऑप्शन नंबर डी 4.44 दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा 1.11। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईटीआई में भी कई बार आया है और कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वैसे आईटीआई में तो ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट ही होते रहते हैं, तो आप लोग काफ़ी केयरफुली इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। ऑप्शन वोल्ट, वाट, वोल्ट एम्पियर या फिर एम्पियर घंटा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है एम्पियर पर आवर। ठीक है, या फिर एम्पियर घंटा भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कम वोल्टेज पर लंबे समय तक बैटरी को आवेशित किया सकता है। ऑप्शन दिया गया है रेक्टिफायर मेथड, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ठीक है, या फिर कांस्टेंट करंट मेथड या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या, इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रिकल आवेशन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। तो ऑप्शन देखिए 12 mm, 19 mm, 25 mm या फिर 50 mm। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है 25 mm। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारी पीवीसी की पाइप होती है, ठीक है, उसको कोल्ड बेंडिंग करने के लिए कितने mm तक की पाइप को हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 25 mm। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, ईईसी का विस्तार रूप क्या है। ठीक है, तो ईईसी का विस्तार रूप आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कैरिंग कंडक्टर, अगला ऑप्शन है अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं यहाँ पे देखिए, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। यहाँ पे एक सामग्री दी गई है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल में यूज होती है, तो इसका नाम पूछा गया क्या है। देखिए ऑप्शन 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक या फिर बगल के साथ चपटे संयोजक। तो इसका राइट आंसर जो है क्या है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में ये जो लौह लिखा गया है ये आयरन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ऑप्शन अलग हो गया है। तो ये एक्चुअली में ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल आयरन होता है, जिससे टेलर वगैरह लोग कपड़े प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये डिवाइस यूज़ की जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल आयरन को डायरेक्ट ही कनेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन, एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक का मान क्या है। तो एचआरसी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 है, 1.11, 1.1 है, 1.4 है,
7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है 1.1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 3 स्क्वायर mm, 3.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, डी है 1.5 स्क्वायर mm। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? 2.5 स्क्वायर mm, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विच प्रिंसिपल इज अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? यहाँ पे राइट आंसर है आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, ठीक है, विभवपात विधि। अगला क्वेश्चन, आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे आई नियम के अनुसार जो हमारी पावर सर्किट होती है उस पर अधिकतम कितना लोड दे सकते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 800 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट या फिर 3000 वाट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? 3000 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ल्यूमेन, कैंडिला, इल्यूमिनेंस या फिर चमकदार तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर चमकदार तीव्रता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? तो यहाँ पे जो फिलामेंट लैंप होती है उसका वर्किंग टेम्परेचर पूछा जा रहा है, कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या फिर 2300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? 2300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर दिया गया है और वो पूछा गया है ये किस प्रकार का है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है वेस्टर्न प्रकार का, अनुपात मीटर प्रकार, विद्युत डायनेमिक प्रकार या फिर यांत्रिक अनुनाद प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप या फिर यांत्रिक अनुनाद प्रकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है? पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका इंडक्शन इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका केमिकल इफेक्ट, चौथा है आपका ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर आपका इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है, प्रेरण प्रभाव आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम पर वोल्ट, ओम मीटर या फिर ओम पर मीटर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, इसको कहेंगे ओम पर वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? ऑप्शन आप देख लीजिए, मंदक बल, विचलन बल, प्रतिकर्षण बल या फिर नियंत्रण बल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? इसको बोलते हैं विचलन बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? यहाँ पे देखिए एक यू बैंड दिया गया है और एक्स के रूप में इसको दिखाया गया है, इसका नाम पूछा गया है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो पानी की निकासी को रोकता है, स्केल के बनने से बचा जाता है, ठीक है, निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है, टैंक के अंदर हवा के लॉक को प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? पानी के निकासी को रोकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होती है या क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 1.5 वोल्ट AC, 2.0 वोल्ट AC, 3.0 वोल्ट AC या फिर 3.2 वोल्ट AC। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 3.2 वोल्ट AC है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? ऑप्शन देख लीजिए, माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है,
हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है। दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। अगला है माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर दिया गया, उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, वायु कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं वायु कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है या फिर उसका क्या परसेंटेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे हम राइट आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो स्टील 93% एंड सिलिकॉन 7% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गति का सूत्र क्या है। यहाँ पे गति का फार्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तय की गई दूरी बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, या फिर निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, या फिर संवेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तय की गई दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 725.5 वाट, 735.5 वाट, 745.5 वाट, या फिर 755.5 वाट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, 735.5 वाट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीट्रिक में पूछा गया है, मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर। अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछा जाता कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है आपका 746 वाट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 250 न्यूटन बल के लिए किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 250 न्यूटन बल पर कोई मतलब वस्तु है जिस पर 250 न्यूटन का बल वर्क कर रहा है, और उसमें 250 न्यूटन बल वर्क करने पे जो दूरी होती है, जो विस्थापन होता है वो आपका 15 मीटर होता है। तो कार्य पूछा गया है कि वर्क आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला लगेगा वो W इक्वल टू मतलब वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, तो F आपका क्या है, F इंटू डी यहाँ पे होगा, डी कर लीजिए। तो F आपका यहाँ पे कितना दिया गया है, F मतलब फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, कितना लग रहा है, 250 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 250 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 250 हो गया। 250 इंटू डी, विस्थापन कितना हो रहा है, 15 मीटर का हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपका राइट आंसर आएगा 375 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका से जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3750 जूल। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन जूल, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल इकाई, या फिर सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको क्या बोलते हैं, कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, या फिर पायरोमीटर, या फिर बैरोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे वर्ग दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 18 आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
यहाँ पे देखिए एलसीएम पूछा गया है, 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका 36 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑप्शन देख लीजिए, विपरीत भुजा बटे कर्ण, कर्ण बटे विपरीत भुजा, आसन्न भुजा बटे कर्ण, या फिर आसन्न अपॉन या फिर बटे आसन्न भुजा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, विपरीत भुजा बटे कर्ण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 529 का यहाँ पे आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अधातु कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए पारा, ग्रेफाइट, पीतल और लोहा, इसमें से अधातु पूछा गया है कौन सी है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ग्रेफाइट, ठीक है, ये आपकी अधातु है। बाकी सारी धातु है, पारा भी धातु है, पीतल भी धातु है, लोहा भी धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग होता है या उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, धूसर ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या फिर रॉट आयरन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, धूसर ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। पीतल धातु, ब्रॉन्ज धातु, जिंक या फिर लोहा धातु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, फेरस मेटल या फिर लोहा धातु। अगला क्वेश्चन, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, निम्न कार्बन स्टील या लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, या फिर उच्च कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन है, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, 18, 18.5, 19 या फिर 19.5। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो 19.5 होगा। अगला क्वेश्चन, इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आप देख लीजिए, BLB साइन थीटा वोल्ट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। ऑप्शन देख लीजिए, तांबा है, कास्ट आयरन है, राट आयरन है या फिर स्टील आयरन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो तांबा होगा या फिर कॉपर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, कितने पावर की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे I = 0.55 एम्पियर दिया गया है एंड R = 484 दिया गया है। तो P की गणना करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 100.2 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। ऑप्शन दिया गया, लोड, ठीक है, एफर्ट्स, एफिशिएंसी या फिर पावर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, एफिशिएंसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक रिज्यूम होना चाहिए। ऑप्शन, छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी होना, समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, छोटा और सटीक, ठीक है, शॉर्ट एंड प्रीसियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है, बाकी सब रोमन में दिए गए हैं। तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, सोर्स कोड, मिडिलवेयर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप, CB नौकरी का विवरण, रिज्यूम या फिर नौकरी के लिए आवेदन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, नौकरी का विवरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या फिर इसको आप इंग्लिश में कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो क्या होते हैं,
सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, माउस तथा कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे कि आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे भेजेंगे आप, ऑप्शन दिया गया है टू CC, BCC या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है CC। ठीक है, तो यहाँ पे हम CC का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या होगा। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसके जस्ट नीचे देखिए BCC दिया गया है, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, CPU से क्या तात्पर्य है, मतलब CPU का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, अगला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगला ऑप्शन है सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, अगला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर B सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में किसी रो पंक्ति और कॉलम पंक्ति के इंटरेक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जो हमारा एक्सेल होता है आपने देखा होगा, तो उसमें जो रो है और कॉलम होता है, ठीक है, उसके इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सेल, लेबल, स्क्वायर या फिर वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर है, इसको सेल कहा जाता है। ठीक है, सेल कुछ इसी प्रकार के बने होते हैं, आपने देखा भी होगा एक्सेल में, इसीलिए उसका नाम एक्सेल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्रिटिकल लिसनिंग, चिकित्सीय लिसनिंग, प्रशंसात्मक लिसनिंग या फिर कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। तो इसका राइट आंसर है प्रशंसात्मक लिसनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स या फिर गोल। तो इसका राइट आंसर है एथिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सौदागर, उद्यमी, व्यवसायी या फिर बिक्री कार्यकारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंटरप्रेन्योर। ठीक है, उद्यमी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, बिजी, टैली या फिर विंग्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बिजी। ठीक है, BUSY। ठीक है, अगला, मॉल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है। तो विनिर्माण उद्यम, सेवा उद्यम, अति लघु उद्योग या फिर स्थूल उद्यम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज या फिर विनिर्माण उद्यम। अगला क्वेश्चन है, कम उत्पादकता से क्या होता है। नौकरी की सुरक्षा होती है, राजनीतिक स्थिरता होती है, प्रति व्यक्ति GDP में कमी होती है या फिर प्रति व्यक्ति GDP में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति GDP में कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी या फिर धरती का भूकंप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूस्खलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी या फिर एक्लोक्वे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए उद्योगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है अपशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग, सामग्री का पुनर्चक्रण, ठोस कचरे का प्रबंधन या फिर कच्चे माल के उद्योग में कमी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सामग्री का पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, ILO का विस्तार क्या है। ठीक है, या फिर ILO का फुल फॉर्म क्या है,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिश बोन चार्ट को भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है कार्ड और प्रभाव आरेख, तितर बितर चित्रण, नियंत्रण चार्ट या फिर हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इसको कहा जाता है कार्ड और प्रभाव आरेख। ठीक है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम। अगला क्वेश्चन, काइजन का अर्थ है, ऑप्शन दिया गया है आत्म अनुशासन, निवारक रख रखाव, सुलझाना या फिर निरंतर सुधार। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है उसको वो क्या है, निरंतर सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।